मयूर साहब, तो दो चीजें, एक तो जो कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी में दो सदस्य मुझे अजीब से, जो बैंकिंग सेक्टर को लिए गए हैं, ओपी भट्ट साहब, वो एक्स एसबीआई हैं। एसबीआई खुद ही इस बार इस वाले मामले में खुद ही लेंस के नीचे है कि एसबीआई ने क्यों इतना लगाया। उनके एक्स चेयरमैन लिया गया, और दूसरे केवी कामत साहब लिए गए आईसीआईसीआई बैंक के जो करंट चेयरमैन हैं, और उनकी नाक के नीचे चंदा कोचर जी ने क्या कर दिया था। और उसके बाद मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, प्रबुद्ध हैं, इनका सब कुछ, लेकिन ये कैसे, जिनके अपने बैंक में चोरी हो रही थी और वो चुपचाप बैठे रहे थे, उनकी तरफ से मैंने कोई इस तरह का प्रयास नहीं देखा ना सुना था कि उनकी, ही इज स्टिल अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने कोई प्रयास किया। मेरा आपसे एक दूसरा प्रश्न और पॉलिटिकल प्रश्न है मयूर साहब, क्योंकि वो हम लोग इन सारी चीजों को पॉलिटिकली शायद ज्यादा हैंडल समझते हैं। एक तरफ ये हो रहा है कि अडानी जी को बचाने के लिए या अडानी जी को करने के लिए मनीष सिसोदिया, या उसके बाद अमृत, उससे पहले अमृतपाल, तमिलनाडु, ये सब हो रहा है। लेकिन मैं इसमें एक दूसरे तरह का भी एक चीज देख रहा हूं। राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब उसको एक तरह से अगर आप देखिए तो पिछले 5 महीने उस 2022 के, और पिछले 2-2.5 महीने, 7-8 महीने से जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल नैरेटिव है वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं, या तो अपने एक्टिव होने की वजह से। अब इस समय सारी चर्चा राहुल गांधी के अगल बगल घूम रही है, और जिसमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि, ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है राहुल गांधी की चर्चा से, कि ये इस समय जो राहुल गांधी हैं वो जब एक दूसरी धरती पे जाके कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, डेमोक्रेसी के प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी अच्छी है बुरी, जो भी उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं। तो क्या आपको कभी कभी नहीं लगता है कि ये राहुल गांधी अब इस स्थिति में आ गए, वो जानबूझ के कर रहे हैं, या ऐसी हालात उत्पन्न हो रहे हैं कि उनके क्योंकि अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और राहुल गांधी वहां पे अडानी के प्रश्न को उन्होंने बहुत गौण कर दिया। अडानी के प्रश्न को वो ज्यादा बड़े इश्यूज की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पे अत्याचार, और एक इनइक्वालिटी। तो इस पे थोड़ा आपसे समझना है कि पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देश में राहुल गांधी भी एक फैक्टर हो ही गए हैं। नहीं सर, वो तो है बिल्कुल। राहुल गांधी साहब एक ऐसा फैक्टर बन गए हैं ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और फिर उनके जो अभी इनका जो ब्रिटेन का प्रवास है उसको लेकर वो चर्चा में रहते हैं। पर मैं कुछ इससे थोड़ा अलग कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी साहब तो जो कह रहे हैं कि वो अदानी को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, वो ठीक है, वो उनके हिसाब से और भी बहुत बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। पर अब प्रॉब्लम ये है ना कि क्या बोलेंगे और क्या बोलने से केस हो जाएगा हम पे, वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो वो एक चक्कर है। आनंद याग्निक साहब जो अभी थे, हमारे बहुत बड़े एडवोकेट है यहाँ के, वो जो कह रहे थे वो पॉइंट भी बहुत सही थे, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकली इसको समझने की कोशिश करता हूँ और मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। अदानी साहब का उदय कैसे हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अपने एक इंटरव्यू में कुछ दिनों पहले ये हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उससे पहले जो इंटरव्यू की सीरीज कर रहे थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ना कि मेरे तो उतने ही अच्छे कांग्रेस से भी रिश्ते रहे हैं जितने कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, मेरे लिए सब एक समान है। और बात उनकी बिल्कुल सही है, मैं आपको बताऊं, ये वास्तविकता बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको। और एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था कांग्रेस में, जो अब नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, अहमद पटेल साहब। अहमद पटेल साहब के सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। उसमें से एक अदानी साहब भी थे, जब अदानी साहब कुछ भी नहीं थे तब भी थे। और जो उन्होंने कहा कि भाई मुझे उदारीकरण का बहुत बड़ा लाभ मिला, और हमेशा अपने वो इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा कि सरकार की पॉलिसी ऐसी बनी, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उस पॉलिसी की वजह से जो है मैंने अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ाया। वो पॉलिसी ऐसी क्यों बनी कि वही फिट होते थे, ये भी तो एक सवाल है, चाहे वो कांग्रेस की पॉलिसी हो या बीजेपी की पॉलिसी हो। और क्या एक कड़ी के तौर पर अहमद पटेल साहब का क्या रोल रहा था जब वो कांग्रेस की सरकार थी तब भी, और जब वो बीजेपी की सरकार गुजरात में थी तब भी, और जब फिर वो बीजेपी की सरकार
सेंटर में बनी तब भी। इस पर जो है ना एक सोच समझ के थोड़ा खोजबीन करने की जरूरत है। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूं, मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके प्रमाण मांगे जाएंगे मुझसे। प्रमाण नहीं है मेरे पास, वो किसी के पास नहीं है कि आपको पता है क्या क्या हुआ है पास्ट में। तो ये मिला जुला एक ये है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इसमें कहीं बाहर थी अदानी साहब के ग्रोथ में, वो भी थी। फिर बीजेपी तो रही है, क्योंकि 2001 से जब से नरेंद्र भाई आए तब से तो एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट अदानी साहब को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो कहते हैं, वो बात भी सही है कि पॉलिसी ऐसी बनाई जिसमें वही फिट होते थे, तो फिट होते थे तो बनते थे। मैं एक इंटरव्यू जो है, मैं खबर पढ़ रहा था 5 दिन पहले की खबर है, मैं आपको तो आपने भी शायद पढ़ी होगी। रॉयटर की स्टोरी है ये, और रॉयटर की स्टोरी है, इसमें स्टोरी है ये लिखा गया है, हांगकांग से मेरे ख्याल से ये फाइल हुई है शायद, जहां तक मुझे ठीक से, हाँ हांगकांग से ये डेटलाइन है उसकी। कह रहा है कि इंडिया अदानी सिक्योर्स $3 बिलियन क्रेडिट फ्रॉम सॉवरिन वेल्थ फंड। सॉवरिन वेल्थ फंड कहां से मिलता है आपको, आप कहां के हैं? इसमें आपको हर एक सवाल का जवाब मिल सकता है। आप सॉवरिन कहां के हैं, आपकी सोवरिटी कौन सी है? इंडिया, आप इंडियन हैं, आपके पास और कोई नागरिकता तो है नहीं, सही है। और आप ये रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने कहीं एक अपने क्रेडिटर को कहा है, अदानी साहब ने किसी अपने क्रेडिटर को कहा है जो उनको क्रेडिट लाइन ओपन की थी, करके दी थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास $3 बिलियन की जो है वो सॉवरिन वेल्थ फंड है मेरे पास, तो आप चिंता मत करें, आप मुझे फंड दें। तो आप फिर ये पूछ रहे हैं ना कि एसबीआई, ये सब बैंक्स, ये कहां जाएंगे ये फिर? अगर इनके पास सॉवरिन फंड है तो सोवरिनिटी तो इंडिया की है, तो मतलब ये हुआ कि इंडिया ने सोवरिन एज ए सोवरिन गारंटी दी है क्या भारत ने अदानी साहब को बिजनेस फैलाने के लिए? वरना सोवरिन फंड कैसे बोल सकते हैं वो किसी अपने क्रेडिटर को? और ये रिपोर्ट रॉयटर की है, मेरी नहीं है। तो इसमें सिंह साहब सब कुछ आ जाता है। फिर आप फिर ये सवाल, हम जो सवाल जवाब की बात कर रहे हैं, हर चीज आ जाती है इसमें, यही होता है। जी जी, मयूर जानी साहब, मैं चलते चलते एक अंतिम सवाल, क्योंकि हम लोगों को शायद कभी कभी लगता है ना कि इसको सब पॉलिटिकल चश्मे से दिखाई देता है। ये जो अडानी जी का वेताल है, विक्रम और वेताल, ये 2024 तक बीजेपी के कंधे से उतर जाएगा कि ये चाहे जितना उतारते रहे, ये इलेक्शन तक ये वेताल जो है इनके सिर पे, इनके कंधे पे चढ़ा रहेगा? आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं एक चीज बता भी दूं, मैं बीच में पत्रकारिता छोड़ चुका था, मैं बहुत थक चुका था। 2005 की बात कर रहा हूँ, 5 के एंड की बात कर रहा हूँ, नहीं 2006 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पता है मैंने कहा एक बार नौकरी की है, मैं मुंद्रा पोर्ट पे अदानी साहब का एम्प्लॉय रह चुका हूं मैं। मैं वहां कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर की हैसियत से गया था, 6 महीने में 3 बार इस्तीफा दिया, और फिर थक के इस्तीफा नहीं दिया, तब भी वापस आ गया मैं, फिर वो अलग बात है। अब बात है कि 2024 में क्या होगा। देखिए ये है ना, ये संबंध ऐसे हैं सिंह साहब, जहां तक मैं इसको जिस तरह से देखता हूं, वो संबंध चाहे आप नरेंद्र भाई और अमित भाई के देख लें, या वो संबंध आप नरेंद्र भाई और गौतम भाई के देख लें। ये एक मेडिकल टर्म है ना, पता है आपको, सियामीज ट्विन होते हैं, है ना, वो इस तरह से जुड़े होते हैं कि इनको अलग नहीं कर सकते आप। अगर कर दिया ना तो कोई वो जीवित नहीं रह पाएंगे। ये कुछ इस तरह से रिश्ता कुछ लोगों का बना हुआ है कि वो इस तरह, एक तरह से सियामीज ट्विन है वो। ये जब तक रहेंगे उनको मजबूरन साथ रहना पड़ेगा, वो उसमें कोई और चारा है नहीं उनके पास। तो ये जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक ये बिल्कुल जैसे सिंह साहब कह रहे थे, ब्रजेश जी कह रहे थे, ये तो तय है कि जब तक वो सत्ता में बैठे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ इनका बाल बांका हो सकता है। और जब तक ये बिजनेस करते रहेंगे तब तक वो सत्ता में बने रहेंगे, वैसे वर्षा है। रिपोर्ट मिलते रहेंगे, वो सत्ता में बने रहेंगे, वो जब तक सत्ता में बने रहेंगे हम सवाल पूछते रहेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये हमारा काम है सर, ये हम करते रहेंगे, और क्या करें, हमारा काम ही तो यही है।